हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम बलवंत भंडारी है और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन के साथ साथ हम इसमें लो बैक पेन भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर मीन्स दैट द ब्लड प्रेशर इन द बॉडी हैज रीच्ड अनहेल्दी लेवल्स। लॉन्ग टाइम इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर कैन लीड टू हेल्थ रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। इसका मतलब है हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। और अगर ये प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है या हमेशा बना रहता है, जिससे क्या होता है हमारी जो हार्ट सिस्टम है उसकी जो पंपिंग है उस पर अनवांटेड एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिससे कई सारी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, जैसे कार्डियक अरेस्ट। हाइपरटेंशन से कई और भी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे आर्थराइटिस, डायबिटीज़ और हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो इसमें मेन है। ठीक है, देखिए जो बीमारियां होती हैं वो हमारी बॉडी में एक बीमारी दूसरी बीमारी से इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो अगर हमारी बॉडी में कोई भी एक डिजीज़ आ जाता है तो वो क्या करता है, और भी जो बीमारी है और जो डिजीज़ है उसको भी बॉडी में लेके आता है। तो हाइपरटेंशन आजकल के टाइम में एक बहुत ही कॉमन सी डिजीज़ हो चुकी है, जिसकी वजह कई सारी हैं, एक कोई पर्टिकुलर वजह नहीं बोल सकते हम। द लेवल्स ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर आर बोथ रिस्क फैक्टर्स। सिस्टोलिक बीपी more than 140 mmHg and diastolic BP more than 90 mmHg are generally accepted as hypertension. Okay, तो mmHg that is millimeter of mercury। तो जिस तरह से हम किसी सॉलिड चीज़ को हम नापने के लिए, मेज़र करने के लिए हम केजी का यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी सॉलिड चीज़ है जो वो केजी में नापी जाती है और जो लिक्विड चीज़ है वो लीटर में नापी जाती है, उसी तरह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको मेज़र करने के लिए ये एक यूनिट है mmHg, दैट इज़ मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक मशीन होती है जिसको हम बीपी मशीन कहते हैं आमतौर पर। साइंटिफिक नाम उसका है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो उस मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रीडिंग के थ्रू हम जान पाते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, हम नॉर्मल कंडीशन में है कि नहीं, हमारी जो कंडीशन है वो प्री हाइपरटेंशन तो नहीं है, हम हाइपरटेंशन के स्टेज में तो नहीं है। तो जब हम बीपी मशीन का यूज़ करते हैं तो उसमें दो रीडिंग हमें शो होती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो अगर सिस्टोलिक जो वैल्यू है वो हमारी 140 mmHg दैट इज़ 140 जो वैल्यू है उससे ऊपर आती है हमारी सिस्टोलिक वैल्यू, और जो डायस्टोलिक जो उसकी जस्ट नीचे रहती है रीडिंग, वो अगर हमारी 90 से ऊपर रहती है तो उस कंडीशन में जो पर्सन है उसकी जो कंडीशन है वो हाइपरटेंशन की कंडीशन मानी जाती है। तो अगर किसी सिनेरियो में अगर ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए सिस्टोलिक बीपी हमारी 120 से कम आती है और डायस्टोलिक बीपी हमारी 80 से कम आती है, बिलो आती है ये दोनों रीडिंग हमारी, तो उस कंडीशन में जो पर्सन है उसका जो ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल रहेगा। एट रिस्क प्री हाइपरटेंशन यहाँ पर बात की गई है। तो अगर सिस्टोलिक वैल्यू हमारी 120 से 139 के बीच में आती है और डायस्टोलिक वैल्यू हमारी 80 से 89 के बीच में आती है तो उस कंडीशन को प्री हाइपरटेंशन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जो होती है वो नॉर्मल की कंडीशन भी नहीं है और ये हाइपरटेंशन की कंडीशन भी नहीं है, एक तरह से मॉडरेट कंडीशन है, बीच की अवस्था है, बट फिर भी एक रिस्क फैक्टर तो है ही है, दैट इज़ प्री हाइपरटेंशन। और अगर सिस्टोलिक जो वैल्यू है वो 140 से बहुत बियॉन्ड चली जाती है, ऊपर चली जाती है, और डायस्टोलिक बीपी अगर आपकी 90 से अबव चली जाती है तो वो कंडीशन उस पर्टिकुलर पर्सन की हाइपरटेंशन की कंडीशन कहा जाएगी, जिसे हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, दैट इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। तो हाइपरटेंशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन, primary or essential high blood pressure is the most common type of high blood pressure in the absence of any underlying disease. For most people who get this kind of blood pressure, it develops over time as you get older. तो प्राइमरी हाइपरटेंशन एक तरह से एजिंग रिलेटेड हाइपरटेंशन हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि बढ़ती एज के साथ होने वाले जो हाइपरटेंशन है उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन कहा जाता है, जिसका रीज़न कोई पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं हो सकती, जिसका रीज़न या तो हमारी एज बढ़ रही है या हम एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं,
या सेडेंटरी लाइफस्टाइल को हम जी रहे हैं, तो एक एज के साथ होने वाले हाइपरटेंशन को प्राइमरी हाइपरटेंशन यहाँ बोला गया है। नेक्स्ट, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर इज caused by another medical condition or use of certain medicines। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी कि अगर किसी पर्सन को कोई दूसरी बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है या हर्निया है या सियाटिका है, कोई भी दूसरी एक्स्ट्रा बीमारी है जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा रहता है, तो वो एक कारण बन जाती है, वो पर्टिकुलर डिजीज़ जिसकी वजह से जो पर्सन है उसका ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा रहता है, तो वो कंडीशन सेकेंडरी हाइपरटेंशन कंडीशन कहलाती है। हाई बीपी, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर सिम्टम्स। इफ़ यू हैव अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर यू मे नोटिस द फॉलोइंग सिम्टम्स। तो कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं ब्लड प्रेशर के, हाई ब्लड प्रेशर के। सीवियर हेडेक, यू मे फील अ हैवीनेस इन हेड और पेन बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, सिम्टम्स कई सारे हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये सिम्टम्स हमारी बॉडी में शो कर रहे हैं तो उसका मतलब हाई ब्लड प्रेशर होना ही है, ठीक है। तो बस एक बता रखा है कि इस तरह के सिम्टम्स बॉडी में अपीयर होने लगते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको सीवियर हेडेक होता है, सर दर्द होता है, सिर में काफ़ी भारीपन रहता है। नेक्स्ट, विजन प्रॉब्लम्स, यू मे एक्सपीरियंस ब्लरिंग ऑफ विजन और डबल विजन। तो जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, एक कंडीशन ऐसी आती है जब उनको चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती है, या कोई भी चीज़ उनको डबल शेड्स में दिखाई देती है, ठीक है, जिसको डबल विजन भी कहते हैं। नेक्स्ट, चेस्ट पेन, यू मे फील शार्प पेन और हैवीनेस इन द चेस्ट। तो अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो चेस्ट में हैवीनेस रहती है, पेन रहता है। डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, यू मे फील यू आर अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। तो जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको ब्रीथ करने में, श्वास प्रश्वास, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करने में उनको दिक्कत आती है। नेक्स्ट, पल्पिटेशन, यू मे फील योर ओन हार्ट बीट्स। तो जब ब्लड प्रेशर एक्सट्रीम लेवल में बढ़ जाता है ना, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट है उसको अपनी हार्ट बीट, दिल का धड़कना भी सुनाई देता है। ब्लड इन द यूरिन, रेयरली यू मे नोटिस डार्क कलर्ड यूरिन और स्लाइटली ब्राउनिश कलर यूरिन। तो कई बार ब्लड प्रेशर के एक्सट्रीम लेवल में बढ़ जाने की वजह से जो पेशेंट होता है ना, जो पर्सन है, उनके यूरिन से भी ब्लड जो है वो बाहर निकलता हुआ उनको दिखाई देता है। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, डाइटरी मैनेजमेंट। अवॉइड फ्राइड फूड्स। तो जो फ्राइड फूड है उनको हमें अवॉइड करने की आवश्यकता है। अवॉइड हाई सॉल्ट कंटेंट फूड, तो जिसमें बहुत ज़्यादा नमक रहता है उस तरह के फूड को हमें अवॉइड करना है। डो नॉट स्किप अ मील। तो मील, इस तरह का जो पेशेंट होता है जिनका अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, इस तरह के लोगों को अपने मील को स्किप नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि वो भूखे पेट रहते हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं होता है, तो जिसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम उनको बनती है, गैस उनकी बॉडी में बनती है और जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा रहता है उनको टाइम टाइम में जो मील है वो लेते रहना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड पिकल्स, चटनीस, पापड़ एक्सेट्रा विच कंटेन लॉट सॉल्ट। तो चटनी, पापड़ और पिकल्स, अचार वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड करने की आवश्यकता है। अवॉइड बेक्ड डिशेस विच हैव बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर वाली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी अवॉइड करना है। स्प्रिंकल लेमन जूस ओवर वेजिटेबल्स इंस्टेड ऑफ टेबल सॉल्ट। तो जो नमक है उसका यूज़ कम से कम करें जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसके बदले वो जो सिट्रिक फ्रूट्स हैं, जो लेमन जूस है, उसका यूज़ कर सकते हैं। मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल बाय मेंटेनिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशंस। तो एक हेल्दी ईटिंग डाइट हमें लेने की आवश्यकता है। रेगुलराइज ईटिंग हैबिट्स बाय कंज्यूमिंग फूड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो हमें टाइम टाइम में हमें मील लेना चाहिए इसमें जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और लाइट फूड और सात्विक जो डाइट है उसको ही उनको कंज्यूम करने की आवश्यकता है। टेक फूड्स रिच इन फाइबर लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सच एज एप्पल, ऑरेंजेस, कैरेट्स, टमाटोज, बीन्स एक्सेट्रा। तो जिन फूड में ज़्यादा फाइबर रहता है, जिन सब्जियों में, जिन फलों में ज़्यादा फाइबर रहता है, उस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। ईट फूड्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक सिट्रिक फ्रूट्स, पपाया, टमाटोज, ग्रीन्स, पोटैटोज, ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। तो एक तरह से देखा जाए तो जो प्योरली वेजिटेरियन डाइट है उसको कंज्यूम हमें करना चाहिए, चाहे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हो या हमें कोई और बीमारी हो या हम नॉर्मल कंडीशन में ही क्यों ना हो, ठीक है। और देखिए, जो पोटैटोज़ होते हैं ना, ये हमारे वेट को ये बढ़ाता भी है और ये हमारे वेट को ये कम भी करता है, यानी कि कैलोरीज बर्निंग में भी ये बहुत हेल्प करता है। अगर पोटैटो को ना अगर फ्राइड फॉर्म में लेंगे
तो वो आपके वेट को बढ़ाएगा, वो मोटापे को बढ़ाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर पोटैटो को आप बॉयल फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, कैलोरी बर्निंग करता है बहुत फास्टली, वो हमारे वेट को लूज भी करता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको अपना वेट कम करना है, ओबेसिटी को कम करना है, तो आप पोटैटोज जो आलू है उसको बॉयल फॉर्म में खाइए। योगिक मैनेजमेंट मंत्रास, ओम चैंटिंग एंड प्रेयर। अब देखिए, ओम चैंटिंग और प्रेयर ये हमें मेडिटेट करने के लिए, एक तरह से हमें रिलैक्स करने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है, ये हमारी जो हीलिंग प्रोसेस है उसको ये बढ़ा देता है। शोधन क्रियास, जल नीति और सूत्र नीति। जल नीति और सूत्र नीति क्या करता है, ये हमें बहुत रिलैक्स कर देता है। अगर सही तरीके से जल नीति और सूत्र नीति को किया जाए ना, तो दिन भर हमें बहुत रिलैक्स फील होता है। तो बट वही कंडीशन है कि कभी नहीं किया है, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है उस वक्त नहीं करना है। जल नीति सूत्र नीति जो है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ा है उस कंडीशन में हमें किसी तरह की षटक्रिया नहीं करनी है, याद रखिएगा। ये तब का है जब ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ता है, आज ठीक है कंडीशन, और किसी प्रॉपर गाइडेंस में अगर हम जल नीति और सूत्र नीति करते हैं तब तो ठीक है, बट अगर कहीं हमने आर्टिकल पढ़ा या वीडियो देख के अगर हम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार में भी अवॉइडेड इन सीवियर केसेस। अब सूर्य नमस्कार जो है ना, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अभी बढ़ा है तो बिल्कुल ना करें, ठीक है। कभी कभी बढ़ता है तो उस कंडीशन में सूर्य नमस्कार को धीरे धीरे परफॉर्म किया जा सकता है। वैसे भी सूर्य नमस्कार को बहुत आराम से करना चाहिए, कई लोग इसमें भागते हैं, तो सूर्य नमस्कार में हमें कभी भी भागना नहीं है, ठीक है। हमेशा इसको याद रखिएगा कि जो 12 स्टेप्स होते हैं उसको बहुत ही स्मूथली, हर स्टेप को फील करते हुए हमें आगे, हर स्टेप को हमें फील करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो अगर कंडीशन ऐसी है कि अभी ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उस कंडीशन में ना करें। देखिए, चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। हाइपरटेंशन होता ही कई बार इसलिए भी है कि गैस की प्रॉब्लम है, ठीक है, और कई बार बॉडी में स्टिफनेस की वजह से, तो गैस की प्रॉब्लम हो गई, स्टिफनेस की प्रॉब्लम हो गई है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा रहता है, ठीक है, डिसबैलेंस्ड रहता है, उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है, बॉडी की जो मसल्स हैं उसमें स्ट्रेचिंग होने लगती है। हम बोल सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये बीमारी, कई सारी जो बीमारी है वो भी खत्म होने लगती हैं। आसनास, शवासन, ये हमें रिलैक्स करता है। मकर आसन, ये भी रिलैक्सेटिव पोज है। मरकट आसन, कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वज्रासन, ऊष्ट्रासन, भुजंगासन, गौमुखासन, वक्रासन, ये सारे जो आसनास होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में जो गैस की प्रॉब्लम है उसको कम भी करते हैं। इवन बॉडी के जो सिस्टम है उसको भी ये बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से मसल्स हमारी रिलैक्स होने लगती है, ठीक है। तो ये आसनास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम विदाउट होल्ड, नाड़ी शोधन, शीतली, शीतकारी, उज्जाई एंड भ्रामरी। तो प्राणायाम में स्पेशली वो प्राणायाम जो कूलिंग प्राणायाम है उसको ही इसमें रिकमेंड किया जाता है। हीटिंग प्राणायाम को इसमें रिकमेंड नहीं किया जाता है, जैसे सूर्यभेदी प्राणायाम को नहीं करना चाहिए इसमें। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो सूर्यभेदी प्राणायाम ना करें, वो भस्त्रिका प्राणायाम ना करें, ठीक है, वो कपालभाति क्रिया को भी ना करें जिनका बढ़ता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि जो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है और जो शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, इनको अगर हम करें तो विदाउट होल्डिंग करें, होल्ड के साथ ना करें, ठीक है। ध्यान, दैट इज मेडिटेशन, योग निद्रा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपरटेंशन में। ओके, नेक्स्ट, यम एंड नियमास। दिस विल हेल्प टू हैव कंट्रोल्ड बिहेवियर एंड वुड एंड पैसिफी द वॉन्डरिंग माइंड। इट ऑल्सो हेल्प टू हैव कंट्रोल ओवर द ईटिंग हैबिट्स ऑफ अ पर्सन। तो यम और नियम एक्चुअली हमारी जो डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन को ये डेवलप करते हैं बॉडी में। यम और नियम जो 8 लिम्स है इसको मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर आप मेरा 8 लिम्स वाला लेक्चर देखेंगे तो आप उसमें समझ पाएंगे कि एक्चुअल में यम और नियम होते क्या हैं, क्योंकि इसमें भी एक्स्ट्रा 5 सब पार्ट्स होते हैं यम और नियम के भी। तो यम और नियम हमारा एक तरह से डिसिप्लिन, हमारा बिहेवियर खुद के लिए और टूवर्ड्स द सोसाइटी किस तरह का होना चाहिए उसको ये बिल्डअप करता है। हमारा हम पे कंट्रोल होने लगता है, हमारी बॉडी पे कंट्रोल होने लगता है, हमारी सोच पर कंट्रोल होने लगता है, हमारी जुबान पर कंट्रोल होने लगता है, जिसकी वजह से हम कई बार जो बुरी कंडीशंस होती हैं वहाँ से भी हम बच जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है लो बैक पेन। बैक पेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स विच कॉमनली रेफर्ड टू एज अ लो बैक पेन विच इज़ द कॉज ऑफ कंसर्न इन द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। तो लो बैक पेन यानी पीठ दर्द सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स में से एक है, जिसे आमतौर पर
पीठ के निचले हिस्से में दर्द के तौर पर कहा जाता है, जो अधिकांश लोगों में चिंता का एक कारण है, क्योंकि इससे उठने, बैठने, चलने, लेटने में भी प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है, बॉडी में वीकनेस होती है, काम करने का मन नहीं लगता। किसी भी काम को करते हैं हम तो उस पर्टिकुलर पेन की वजह से, बैक पेन की वजह से हमारा जो एक तरह से जो कंसंट्रेशन है वो उस पर्टिकुलर वर्क में, काम में नहीं हो पाता। चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, अगर बैक पेन की प्रॉब्लम है तो उस इरिटेशन की वजह से, उस पेन की वजह से, उस दर्द की वजह से हमारा जो ध्यान है उसमें नहीं लग पाता है। ना सिर्फ ध्यान, हम यहाँ तक कि ठीक से चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते, लेटने में भी दिक्कत आती है। अगर हमारी बॉडी एज अ मशीन है तो ये एक तरह से मैकेनिकल फॉल्ट है बॉडी में, जिसके रिपेयरमेंट करना टाइम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये एक एरर मैसेज के तौर पे, पेन के तौर पर टाइम टाइम में होता रहेगा बॉडी में। माई बैक हर्ट्स और सेवरल बैक एक आर कॉमन वर्जन्स यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग बैक पेन. Back pain can occur around your spine or in the region of the neck, thoracic region, or lower back. An injury to the backbone, that is vertebral bodies, or to the muscles supporting the backbone gives rise to pain and stiffness in the back. तो बैक पेनिंग, कमर दर्द होना, बहुत सीवियर पेन होना कमर में, इस तरह की जो टर्म्स हैं हम उनको यूज़ करते हैं जब भी हम इस बैक पेन की जो कंडीशन है उसको बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो बैक पेन होने के जो रीज़न है वो कई सारे हैं। तो जो बैक पेन है वो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें किसी तरह के जो डिस्क है उसकी अपनी जगह से खिसकने की वजह से, उसमें स्वेलिंग होने की वजह से, इंजरी होने की वजह से भी जो बैक पेन की जो प्रॉब्लम है वो बन जाती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो हमारा जो स्पाइन है, जो बैकबोन है, वो हमारी जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसको ये एक तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में अगर हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है तो वो इसी स्पाइनल कॉर्ड की वजह से है, इसी स्पाइन की वजह से है। तो जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी जो स्पाइन है, ये एक तरह से हमारी स्कल या हमारी जो खोपड़ी है उससे वो जुड़ी हुई होती है। तो जैसे कि आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि जो अपर पार्ट से लेकर जहाँ तक ये सर्वाइकल रीजन है, दैट इज़ नेक रीजन है, यहाँ पर C1 से लेकर C7 तक के जो कॉलम्स होते हैं, जैसे सर्वाइकल रीजन कहते हैं। तो अगर इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो सर्वाइकल जो स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है वो इसी में ही किसी तरह की अगर चोट लग जाती है या पोस्चर हमारा इनकरेक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से होता है। तो सर्वाइकल रीजन से लेकर जो ये नीचे जो लंबर का पार्ट है वहाँ तक, तो इन दोनों के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होता है इसको हम थोरेसिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो हमारा नेक रीजन होता है पीछे, और यहाँ से लेकर हमारा जो बैली का पार्ट है, ये बैली का पार्ट है, यहाँ के जो पीछे साइड जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वहाँ तक का जो पूरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं थोरेसिक रीजन, दैट इज चेस्ट रीजन। तो ये T1 से लेकर T12 तक होता है, काफ़ी बड़ा होता है इसमें यहाँ पर कॉलम्स। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये होता है लंबर का, ठीक है, जिसमें L1 से लेकर L5 तक के जो कॉलम्स होते हैं। देन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हिप रीजन, दैट इज सैक्रम, जो S1 से S5 तक होता है। देन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो हमारा टेल बोन है, दैट इज कॉकैक्स, तो जिसमें S1 से लेकर S4 तक जो कॉलम्स होते हैं वो मान जाते हैं। अब देखिए, जो ये सर्वाइकल रीजन से लेकर जो कॉकैक्स तक का जो पार्ट है, यहाँ तक जितने भी वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, तो इसमें अगर किसी भी तरह के अगर यहाँ पर चोट लग जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है या डिस्क आपस में खिसक जाती है, तो जिस भी पॉइंट में अगर पेन होता है, जो सेंटर माना जाता है, जिस सेंटर से पेन स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर दिक्कत हुई जिस पॉइंट में, ठीक है, तो वो सेंटर जो है अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो ये पूरे स्पाइनल रीजन को ये डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारी बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। तो जिस तरह से जब भूकंप आता है ना, अर्थक्वेक आता है ना, तो जो सेंटर होता है और उस सेंटर से लेकर आसपास की जितनी भी जगह होती है काफ़ी दूर दूर तक उसका जो इफेक्ट पड़ता है। तो अगर उसी तरह से अगर किसी भी वर्टिब्रल कॉलम में दिक्कत आती है तो पूरी स्पाइनल जो कॉर्ड है वो डिस्टर्ब होती है। तो जो लो बैक पेन है इसकी कई सारी वजह हो सकती हैं, जैसे बॉडी में स्टिफनेस रहना, टाइटनेस रहना,
बॉडी का जो पोस्चर है वो करेक्ट ना हो रहना, उठने का, बैठने का, चलने का जो पोस्चर है वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, जिसकी वजह से बैक पेन की जो समस्या है वो अक्सर बॉडी में देखने को मिलती हैं। Back pain causes and risk factor. Causes. There are a number of causes that can lead to back pain. The common ones include: number one, spinal disc disease such as disc herniation or disc bulge, sciatica, etc. तो लो बैक पेन के कई सारे कॉजेज हैं, जिसमें डिस्क डिजीज, जैसे कि एक इसमें बोला गया है डिस्क हर्निएशन, जिसे डिस्क बल्ज के नाम से भी जानते हैं। तो जब डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है, या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे या सेंटर से नर्व के पास आ जाती है, तो इस फॉल्ट को डिस्क हर्निएशन या डिस्क बल्ज के नाम से जानते हैं, जिसका जो पेन है वो कई बार 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीने तक चल सकता है। तो कई बार 90% केसेस में क्या होता है, ये जो कंडीशन है जिसमें डॉक्टर्स जो हैं कुछ मेडिकेशन ट्रीटमेंट्स वगैरह देते हैं, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट किसी किसी केसेस में इसमें ऑपरेशन भी करने की नौबत आ जाती है, जिसके होने के रीज़न कई सारे हैं, जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग करना या स्ट्रेट्स अप ज़्यादा अप एंड डाउन करना। तो कई बार चोट लगने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, या गलत तरीके से एक्सरसाइज की जिसकी वजह से भी। तो कारण कई सारे हो सकते हैं जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे डिस्टर्ब हो सकती है। ओके, तो दूसरा है सियाटिका। तो सियाटिक का जो डिजीज़ है उसके लिए हमें सियाटिक नर्व को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसके नीचे से 2 सियाटिक नर्व वो निकलती है, एक हमारे राइट लेग और एक दूसरा हमारे लेफ्ट लेग से होते हुए नीचे ईडी तक जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी नर्व होती है जिसको हम सियाटिक नर्व कहते हैं। तो इस नर्व में अगर अनवांटेड प्रेशर पड़ता है, या उसमें किसी तरह से इंजरी हो जाती है, या इन्फेक्शन हो जाता है, या वो खिसक जाती है, या वो दब जाती है, जिसकी वजह से सीवियर पेन होता है। और ये पेन इतना पेनफुल होता है कि कई बार ऐसा फील होता है, जो पेशेंट होते हैं उनको ऐसा फील तक होता है जैसे करंट लगता है, जैसे सिरिंज चुभ रही है बार बार, इस तरह का पेन होता है। इस तरह के पेशेंट को ना जब वो बैठते हैं तो वो उनको इस तरह का मतलब रेडिएंट पेन होता है। ठीक है, तो यानी कि जो पेन होता है ये इस तरह का होता है कि पहले हमारे जो पीठ के निचले हिस्से से स्टार्ट होते हुए हमारा एक साइड बटक में जाएगा, तो फिर हमारे वो पैर के पीछे से होते हुए नीचे नीचे की तरफ जाते हुए हमारी ईडी तक पहुंचता है। तो ये पेन इस तरह का होता है जैसे इंजेक्शन चुभता है, जैसे करंट लगता है। तो ये काफ़ी पेनफुल रहता है इसका पेन। तो 90% केसेस में जो पेशेंट होगा उसको एक ही साइड से सियाटिका का पेन होता है। बहुत ही रेयरली अनकॉमन कंडीशन होती है जिसमें सियाटिका दोनों साइड से हो सकता है। मसल स्ट्रेन फ्रॉम इंजरी, फेल, लिफ्टिंग हैवी वेट एंड प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग। तो मसल स्ट्रेन दैट इज मांसपेशियों में अगर मोच आई है, या किसी तरह की इंजरी हुई है, या कहीं गिर जाते हैं हम, या हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं जिसकी वजह से भी जो बैक पेन की समस्या होती है। हैवी वेट एक्चुअली जब हमें एक ना ट्रिक हमें समझने की ज़रूरत है कि जब हम किसी हैवी चीज़ को हम उठाते हैं या खिसकाते हैं, तो अगर हम अपने पीठ का सहारा लेते हैं, स्पाइन का सहारा लेते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं कि हमें बैक पेन होगा। ठीक है, क्योंकि असर सीधा हमारे स्पाइन पर पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वेट लिफ्टिंग करते हैं या किसी भारी चीज़ को उठाते हैं या खिसकाते हैं, तो उस वक्त अपने पैरों को दबाते हुए उस वेट को वो खिसकाए या उस वेट को उठाए, तो वो काफ़ी सही माना जाता है। देन उसके बाद है प्रोलॉन्ग सिटिंग। अगर बहुत देर तक आप बैठे रहते हैं जिसकी वजह से भी बैक पेन की समस्या बनती है। ट्यूमर्स ऑफ द स्पाइन, अगर स्पाइन में किसी तरह का ट्यूमर है जिसकी वजह से बैक पेन होता है। इन्फेक्शन इन द स्पाइन, अगर स्पाइन में इन्फेक्शन है। स्पाइन फ्रैक्चर, तो जाहिर सी बात है अगर एक भी कॉलन डिस्टर्ब होगा तो पूरी स्पाइन जो है वो डिस्टर्ब होती है। अगर स्पाइन में किसी तरह का फ्रैक्चर हुआ है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि बैक पेन होता ही होता है। बैक पेन कुड ऑल्सो बी अ रिजल्ट ऑफ वेरियस अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिस इंक्लूड्स पैनक्रियाटिक्स, गैस्ट्रिक्स, पैप्टिक अल्सर, गॉल ब्लैडर डिजीज, किडनी स्टोन एंड इन्फेक्शंस एक्सेट्रा। तो बैक पेन जो है ना वो किसी दूसरी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, यानी कि बॉडी में कोई दूसरी बीमारी है जिसकी वजह से हमें सीवियर पेन होता है, जिसकी वजह से हमारी जो कॉलम्स है वो कनेक्टेड है, हमारी नसें, हमारी नर्व्स कनेक्टेड है, जिसकी वजह से बैक पेन हो सकता है। तो हमारी जो बॉडी है ना वो इतनी जटिल है ना, इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें अगर हमारा
अगर एक भी चीज़ हमारा डिस्टर्ब होता है, एक भी ऑर्गन डिस्टर्ब होता है, तो हमारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। तो चीज़ें इंटरकनेक्टेड रहती हैं। तो कोई एक बीमारी बॉडी में दूसरी बीमारी को भी लेके आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ हमें समझना कि अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें एक्सरसाइज भी हमें रेगुलर बेसिस पे करना है। ना सिर्फ एक्सरसाइजेस, हमें डाइट भी हमें रेगुलर बेसिस पे हमें सही तरीके से हमें इनटेक करना चाहिए। रिस्क फैक्टर्स। एज। The chances of back pain increase with age. You may experience back pain for the first time at around 30 to 40 years of age. अगर आप अपनी बॉडी का यूज़ कर रहे हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए और उसको मेंटेन नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी आएंगी। तो ये सेम वही चीज़ है कि हमारी जो बॉडी है वो एक तरह से मशीन ही तो है। उसका यूज़ अगर हम बहुत ही लापरवाही से करते हैं तो समय से पहले उसमें जंग लग जाता है, समय से पहले उसमें जो उसके जो पार्ट हैं उसमें दिक्कत आने लगती है। तो अगर हम चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, तो जिसकी वजह से जो बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो देरी से आती हैं। ठीक है, तो एज भी एक रिस्क फैक्टर है। कई लोगों को 30 या 40 जो एज है उससे ही कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो एज एक रिस्क फैक्टर है लो बैक पेन का। नेक्स्ट, ओबेसिटी। एक्सेसिव बॉडी वेट स्ट्रेन्स द बैक मसल्स। लैक ऑफ एक्सरसाइज लीड्स टू वीकनेस इन द बैक मसल्स। तो बॉडी का वेट अगर ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, तो बॉडी की जो मसल्स है उस पर स्ट्रेन पड़ेगा, ठीक है, खिंचाव पड़ेगा, तनाव पड़ेगा, जिसकी वजह से जो बैक एक की प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती हैं। साइकोलॉजिकल कंडीशंस सच एज डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ लो बैक पेन। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में बॉडी मसल्स पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। मसल्स भी हमारी स्ट्रेस मोड पे आ जाती हैं। मसल्स जो वो है हमारी रिलैक्स नहीं हो पाती हैं, और जब तक हम डिप्रेशन में रहते हैं, जब तक हम मेंटली हम डिस्टर्ब रहते हैं, तब तक हमारी जो मसल्स भी हैं वो भी हमारी डिस्टर्ब मोड पे चलती हैं। एक तरह से वो भी स्ट्रेस मोड पे रहती है, जिसकी वजह से उसमें टाइटनेस रहना, और एक टाइम के बाद फिर वो वीक पड़ने लगती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं वो अपीयर होने लगती है। स्मोकिंग decreases the blood supply to the spine and slow down the healing process. तो जो स्मोकिंग करते हैं जो लोग ज़्यादा, तो जो सिगरेट होता है उसमें एक्चुअली निकोटिन होता है, और जो अल्कोहल है ये एक तरह से हमारी बॉडी को ये सुन्न कर देती है, जिससे हमारे बॉडी में जो ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो जब बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन स्लो डाउन हो जाता है, जिससे बॉडी में जो रिपेयरमेंट है ना वो भी स्लो हो जाती है। ठीक तरीके से बॉडी अपने आप को रिकवर नहीं कर पाती है, ठीक है, रिपेयर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बैक पेन की जो शिकायतें हैं ये किसी दूसरी बीमारी की वजह से होने लगता है। इनकरेक्ट पोस्चर। रॉन्ग पोस्चर एंड फॉल्टी postures while sitting and sleeping make you prone to back pain. Also, having a habit of using a wrong method of lifting a weight from the ground using back muscles instead of legs increases the risk of low back pain. सेम वही चीज़, अगर हम हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, भारी चीज़ उठाते हैं अपनी बैक मसल्स का यूज़ करते हुए, तो बैक पेन की जो समस्या है वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये बोला गया है कि तो जब भी हम हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं या किसी भी वेट को उठाते हैं या खिसकाते हैं, तो उस वक्त हम अपनी बैक मसल्स का यूज़ ना करते हुए हम अपने पैरों का यूज़ करें, अपने पैरों को दबाएं। ठीक है, अपने पैरों को दबाते हुए हम वेट लिफ्टिंग करें या किसी वेट को हम खिसकाएं या उठाएं। तो ये बोला गया इसमें कि अगर हमारा जो पोस्चर है वो गलत है, हम सही तरीके से बैठते नहीं हैं, लेटते नहीं हैं, सोने का जो पोस्चर है वो गलत है, चलने का जो पोस्चर है वो गलत है, झुककर चलते हैं। ठीक है, तो कई सारे जो इनकरेक्ट पोस्चर होते हैं हमारी बॉडी के, जिसकी वजह से भी हमें बैक पेन की शिकायत बॉडी में होने लगती है। नेक्स्ट, योगिक मैनेजमेंट ऑफ लो बैक पेन। मंत्रा, ओम चैंटिंग एंड प्रेयर। तो ये जो ओम चैंटिंग और जो प्रेयर है, ठीक है, तो जो मंत्रास है जब हम उनको चैंट करते हैं, जिससे क्या होता है हम रिलैक्स मोड पे रहते हैं, तो हम इससे हम फिजिकली और मेंटली हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम कूल डाउन हो जाते हैं, बॉडी मसल्स हमारी रिलैक्स मोड पे हो जाती हैं, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से हमारी बॉडी में ट्रैवल करने लगता है, बॉडी की जो ऑर्गन्स है वो हमारी रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में जो हीलिंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए ओम चैंटिंग और प्रेयर, देखिए ये हमारी चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो आर्थराइटिस है, चाहे वो सियाटिका है, चाहे वो हर्निया है, चाहे कोई भी बीमारी हो बॉडी की, उसमें जब हम ओम चैंटिंग करते हैं और जब हम प्रेयर हम मंत्रास को हम चैंट करते हैं, इससे क्या होता है हम रिलैक्स मोड पे रहते हैं,
हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट मोड पे आ जाती है, हमारी बॉडी जो है वो एक तरह से शांत हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है ना वो बूस्ट अप होने लगती है। तो ये एक तरह से हेल्पिंग हैंड की तरह काम करता है, ठीक है। हम ये नहीं बोलते कि इससे डायरेक्ट बीमारियां ठीक होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे डायरेक्ट होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे इनडायरेक्ट वे में पड़ता है, ठीक है। तो ओम चैंटिंग और प्रेयर, ये जो मंत्रास है, इसको अगर हम किसी भी बीमारी में करते हैं ना, तो ये तो देखिए मेंटली अगर हम सोचते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, हम स्वस्थ हैं, हम बीमारी से बाहर निकल रहे हैं, हम रिकवर कर रहे हैं, जब जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, उतनी हमारी जो रिकवरी है वो फास्ट होने लगती है। तो इसलिए हम जितना स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट रखेंगे उतना हम हेल्दी रहते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी। सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम दैट इज माइक्रो एक्सरसाइजेस, तो ये एक तरह से योगिक वार्म अप है। तो ग्रीवा शक्ति विकासका दैट इज ग्रीवा दैट इज नेक शक्ति विकासका दैट इज उसकी स्ट्रेंथ को डिवेल्प करने के लिए, स्ट्रेंथनिंग द नेक। तो ये जो 1 2 3 4 वेरिएशंस हैं, इसमें एक्चुअली क्या होता है, नेक की एक तरह से ये वार्म अप है। तो फर्स्ट वेरिएशन जैसे अप एंड डाउन, सेकंड वेरिएशन लेफ्ट एंड राइट हम डाउन करते हैं, थर्ड वेरिएशन में हम लेफ्ट एंड राइट हम टर्न करते हैं, फोर्थ वेरिएशन हम अप क्लॉकवाइज रोटेशन, देन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इस तरह से हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं। बट वही सेम चीज़ अगर बैक एक की प्रॉब्लम है, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो हमें गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकाना है, ठीक है। उस कंडीशन में हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी जो नेक है वो पीछे की तरफ रहे। तो कई बार हम जो पिलो का यूज़ करते हैं जब हम सोते हैं, तो जिसकी वजह से भी बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो बॉडी का पोस्चर है वो अक्सर वो फॉरवर्ड की तरफ वो लीन ना करे, ठीक है। कटी शक्ति विकास का कटी कमर को बोला जाता है। तो कटी शक्ति विकास का ये हमारी जो कमर है, जो उसको उसकी स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए है, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5 वेरिएशंस हैं इसमें। जब मैं प्रैक्टिकल की वीडियोस बनाऊंगा तब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से इनको करते हैं। तो वही सेम चीज़ अगर बैक एक की प्रॉब्लम है तो हमें फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग करने की वजह से बैक एक की प्रॉब्लम जो है वो और बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में हम जितना हो सकता है हम रिलैक्स मोड पे रहते हैं, हम रिलैक्सेटिव आसनास करते हैं, जैसे मकरासन कि शवासन में भी कई बार बैक एक की प्रॉब्लम जो है वो कई बार देखा जाता है कि शवासन करने की वजह से भी कंडीशन बिगड़ जाती है, ठीक है। तो बैक एक की अगर प्रॉब्लम हुई है तो उस कंडीशन में जो मकर आसन है वो सबसे बेस्ट एक आसन में से एक है, जिसमें हम पेट के बल हम लेटते हैं। एक तरह से ये प्रोनाइन पोजीशन है, पेट के बल लेट कर किया जाता है इसको। भुजंगासन इसमें अच्छा है, ठीक है। तो आसनास में भुजंगासन, कटी चक्रासन, अर्ध चक्रासन, सेतुबंधासन, ऊष्ट्रासन, मार्जरी आसन, इसको मर्जारी आसन भी बोलते हैं कई लोग, दैट इज कैट पोज, धनुरासन, मकर आसन, शवासन एक्सेट्रा। तो वही सेम चीज़ अगर शवासन की वजह से अगर पेन हो रहा है तो हम शवासन को भी हम इसमें अवॉइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है बैक पेन हमारा इतना बढ़ जाता है कि हम पीठ के बल लेट नहीं पाते हैं, ठीक है, जिसको हम सुपाइन लाइन पोज बोलते हैं ना, उसके बल हम लेट नहीं पाते हैं। उस कंडीशन में हमें प्रो लाइन पोज में ही हमें लेटना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। प्रो लाइन पोज दैट इज पेट के बल लेटना। तो ऐसा नहीं है कि अगर बैक की प्रॉब्लम है तो हम बैकवर्ड बेंडिंग वाले ही आसन करें। देखिए बैकवर्ड बेंडिंग वाले आसन हमें करने हैं, बट हमें इतना भी नहीं करना है कि इतना एक्सट्रीम लेवल तक नहीं करना है कि वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाए। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बैकवर्ड बेंडिंग वाले आसनास को बहुत देर तक करने की वजह से भी बैक एक की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है या हो जाती है। तो एक तरह से हमें मॉडरेट रखना चाहिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें बैकवर्ड वाले ही आसनास करने हैं इसमें, फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसनास को हमें अवॉइड करना चाहिए इसमें। बैकवर्ड बेंडिंग वाले आसनास को हमें करना चाहिए, बट किसकी कंडीशन कैसी है उस हिसाब से उसको आसनास बताए जाते हैं। प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य भेदी, उज्जाई, भ्रामरी। तो दर्द, पेन और जो स्ट्रेन है यानी कि मूंछ एक्सेट्रा में रिलैक्सेशन के लिए, रिलैक्स करने के लिए हीटिंग प्राणायाम जो होता है ना वो काफ़ी बेनिफिशियल माने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कूलिंग प्राणायाम। तो हीटिंग प्राणायाम को इसमें रिकमेंड किया जाता है जिनको बैक की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है या बैक की प्रॉब्लम हुई है। तो उसमें भी हम कोशिश ये करते हैं कि हम होल्डिंग ना करें। कई बार होल्डिंग की वजह से भी जो कंडीशन है वो बिगड़ जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्राणायाम भी हम इस तरह से करें कि वो हमें रिलैक्स करे, ना कि हमारी कंडीशन को और बद से बदतर बनाए। तो जिसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है, नाड़ी शोधन प्राणायाम एक्चुअली ये
जब हम अनुलोम विलोम में हम होल्डिंग करते हैं ना, अनुलोम विलोम में एक्चुअली हम लेफ्ट नोस्ट्रल से हम इनहेल करते हैं और राइट नोस्ट्रल से हम एक्सहेल करते हैं, फिर हम राइट नोस्ट्रल से इनहेल करते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करते हैं। ये हमारा एक सेट होता है हमारा अनुलोम विलोम का। जब हम इसी अनुलोम विलोम में हम होल्डिंग करते हैं, यानी कि हम लेफ्ट नोस्ट्रल से हमने इनहेल किया, उसके बाद होल्ड किया, जालिंदर बंद लगाया, या अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो हम दोनों फिंगर का यूज़ करते हैं, अपनी नोस्ट्रल्स को हम पिंच करते हैं, यानी कि रिंग फिंगर और थंब का यूज़ करते हुए, और उसके बाद फिर हम राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करते हैं, फिर हम वापस राइट नोस्ट्रल से इनहेल करते हैं और फिर हम बंद लगाते हैं, यानी कि अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करते हैं और लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। तो ये होता है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। एक्चुअली प्राणायाम एक कंप्लीट तब बनता है जब उसमें कुंभक भी होता है। एक प्राणायाम तब कंप्लीट होता है जब उसमें पूरक भी होगा, कुंभक भी होगा और रेचक भी होगा। पूरक दैट इज इनहेलेशन, कुंभक दैट इज होल्डिंग ब्रेथ रिटेंशन, और एक्सहेलेशन दैट इज रेचका। तो हमें ये ध्यान रखना है, एक तो हाई ब्लड प्रेशर में और कई बार लो बैक पेन में भी हमें होल्डिंग नहीं करना होती है। तो स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर में हम होल्डिंग को तो बिल्कुल अवॉइड करें, और लो बैक पेन में भी हम कोशिश करें कि हम रिलैक्स होकर ही हम प्राणायाम करें, तो हम इसमें भी हम होल्डिंग ना करें। ठीक है, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम एक्चुअली यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इन ब्रैकेट अनुलोम विलोम भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम ये हीटिंग प्राणायाम है। उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम जो है ये रिलैक्सेटिव, हमें काफ़ी रिलैक्स करता है। ठीक है, ये रिलैक्स करने के लिए काफ़ी बहुत अच्छे प्राणायाम है ये। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम इसमें ऐड नहीं है, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम से कई बार झटके की वजह से, जर्क की वजह से ना बैक एक की जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाती है, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम में हम पेट को अंदर बाहर करते हैं। ठीक है, कई बार वो उसको करने से कमर में झटका लग सकता है। वैसे ही जो कपालभाति है उसको भी हम इसमें अवॉइड करते हैं, क्योंकि कपालभाति में भी हम झटका देते हैं। ठीक है, फोर्सफुली हम हिट करते हैं, तो जिसकी वजह से भी हमारी स्पाइन, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डिस्टर्ब हो सकती है। देन उसके बाद ध्यान है, दैट इज़ मेडिटेशन, योग निद्रा। तो योग निद्रा तो हम हर डिजीज़ में कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल है, चाहे वो मंत्र है, चाहे वो ओम चैंटिंग है, चाहे वो योग निद्रा है, किसी भी तरह का जो मेडिटेशन है वो बेनिफिशियल है हर तरह के फिजिकल डिसऑर्डर और मेंटल डिसऑर्डर में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने हाई ब्लड प्रेशर एंड लो बैक पेन को समझा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी जो डिजीज़ है उसको हम समझेंगे। तब तक के लिए बाय, साइनिंग आउट, नमस्ते।